हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स इन सिंपल वे। मैं गौरव सिंह आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन देखते हैं। आपको पता है क्लास 11th का है ये मोशन इन प्लेन। क्लास 11th का आपका चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसके बाद मोशन इन प्लेन, या इसको मोशन इन टू डायमेंशन भी कर सकते हैं। बेटा बड़ा सिंपल सा अप्रोच है। अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीन तरह से हमने एक्सिस रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स वाई जेड। अब बेटा अगर कोई सिस्टम मान लीजिए हम ये यहाँ पे हम मान ले रहे हैं ओरिजिन। अब कोई बाल हमारे पास है, कोई गेंद है और वो गेंद यहाँ से इस पे जा रहा है, एक्स एक्सिस पे जा रहा है, T1 टाइम पे यहाँ, T2 पे यहाँ, T3 पे यहाँ, T4 पे यहाँ। तो इसका जो मूवमेंट हो रहा है वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। यही बात हमारा ऊपर जा रहा है सिर्फ एक एक्सिस पे, मोशन इन वन डायमेंशन, सिर्फ वाई पे जा रहा है, बाकी सारे कंपोनेंट जी। अब बेटा अगर यही बात हमारा यहाँ इस रास्ते पे जाने लगे, यहाँ पे जाने लगे, आप समझ रहे हैं ना? अगर यहाँ पे पहुंचा तो एक्स एक्सिस पे इतना चला है, वाई पे इतना चला है। यहाँ पे अगर पहुंचा है तो एक्स पे इतना चला है, वाई पे इतना चला है। यहाँ पहुंचा है तो एक्स पे वाई पे दोनों पे एक साथ चला है। तो इसका जो मोशन है मोशन इन टू डायमेंशन। अच्छा, मोशन इन टू डायमेंशन को मोशन इन प्लेन इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि जब दो एक्सिस मिलता है तो एक प्लेन बन जाता है। ये जो आपको दिख रहा है ये एक्स वाई प्लेन दिख रहा है। अच्छा, जेड एक्सिस कहाँ है? इधर की तरफ। 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो गेंद कहीं यहाँ पे होगा। अब यहाँ होगा तो बेटा एक्स पे भी चला है, वाई पे भी चला है और ऊपर भी चला है, मतलब जेड पे भी चला है। तो तीन तरह से मोशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन एंड मोशन इन 3 डायमेंशन। तो बेटा मोशन इन वन डायमेंशन तो समझ में आ गया, हम लोगों ने पढ़ लिया। मोशन इन टू डायमेंशन में जो सबसे पहली बात आती है वो आती है स्केलर एंड वेक्टर। क्या आता है? स्केलर एंड वेक्टर। तो भैया दो तरह की चीजें आती हैं, वेक्टर और स्केलर। तो बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, दुनिया में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है इस दो कैटेगरी में आएगी, या तो वो स्केलर होगी या तो वेक्टर होगी। तो स्केलर कब होगी? जब उस फिजिकल क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड। सिर्फ और सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, मींस डायरेक्शन ना हो। डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल आप ले सकते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में जैसे हमने मास ले लिया, मास 2 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, ये जो भी वैल्यू है इसमें आपको डायरेक्शन कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा भैया वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर में जब बात करेंगे तो वेक्टर में क्या होगा कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन ये पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन वेक्टर के विषय में नहीं है भैया। नॉर्मली तो लोग यही जानते हैं कि मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन आ गया तो वेक्टर हो गया, लेकिन ये निश्चित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम लोग बात करें एक एग्जांपल लेके, एग्जांपल ले रहे हैं करंट का। किसका एग्जांपल? करंट का। बेटा अगर हम करंट की बात करें तो ये क्वांटिटी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। जबकि अगर देखा जाए तो करंट मान लीजिए 5 एम्पीयर, इधर से 2 एम्पीयर, इधर से 10 एम्पीयर, ऐसे करंट आ रहा है, तो सबका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है। बट अगर ये सब ऐड होके इधर निकलेगा तो कितना निकलेगा? 10 और 5 15 हो गया और 2 17, भैया 17 एम्पीयर करंट इधर की तरफ निकलेगा। तो देखा जाए तो ये तो सिंपल आपका जैसे स्केलर ऐड होते हैं वैसे ऐड हो गया। मतलब अगर ये वेक्टर है तो वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ इसका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना जरूरी है। क्या? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना जरूरी है। तो कुल मिला के बात ये समझ में आई कि इन दोनों के होने के बावजूद भी
गारंटी कब बन जाएगी? जब ये क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। अगर ये तीसरा वाला पॉइंट किसी में आ गया तो वो क्वांटिटी 100% वेक्टर हो। चलिए भैया, तो ये तो हो गया वेक्टर और स्केलर क्या होता है। अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो जब इनकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें हमें तमाम डिफरेंट टाइप के वेक्टर देखने को मिलते हैं। तो एक तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि टाइप ऑफ वेक्टर में हम लोगों के पास दो कैटेगरी बनती है। दो कैटेगरी क्या बनती है? एक तो वेक्टर हमारा, जैसे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, एक्सीलरेशन की बात करें, फोर्स की बात करें, ये सारे वेक्टर हैं, ये सब वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, फोर्स सब वेक्टर है। लेकिन इनकी खासियत, और ये आप यहीं पे देख लीजिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, और यहाँ इस तरह के जो टर्म्स मिलते हैं, टार्क, फोर्स की जगह पर टार्क कर दे रहे हैं। आपको पता है कि ये लीनियर मोशन के केस में काम करेंगे, ये हमें रोटेशनल मोशन या एंगुलर मोशन आप जरूर कर सकते हैं। रोटेशनल मोशन नॉर्मली कह दीजिए, सर्कुलर मोशन कह दीजिए, मतलब एंगुलर मोशन कह दीजिए, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात होती है। ऐसे केसेस में तो वेक्टर तो यहाँ भी है, वेक्टर यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन इनकी क्वालिटी और इनकी क्वालिटी में अंतर है। इसका डायरेक्शन मोशन के डायरेक्शन में मिलता है और इसका डायरेक्शन मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग वेक्टर को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वह वेक्टर जो मोशन के डायरेक्शन में मिले, और दूसरा वह वेक्टर जो हमारा मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिले। जैसे आप समझिए, अगर इस तरह से कोई चीज रोटेट कर रही है तो टार्क या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा। आसानी से समझा जा सकता है, जैसे इस तरह से रोटेशन हो रहा है अपवर्ड, इस तरह से रोटेशन हो रहा है डाउनवर्ड। तो हम देख रहे हैं कि टार्क का डायरेक्शन मोशन के परपेंडिकुलर मिल रहा है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिल रहा है। तो यहाँ पर हम इनको दो कैटेगरी बनाते हैं, एक को कहते हैं पोलर, पोलर, और एक को कहते हैं एक्सियल। क्या कहते हैं? पोलर एंड एक्सियल। एक वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पोलर वेक्टर में और दूसरे को एक्सियल वेक्टर। तो एक बात तो ये होगी। उसके बाद बेटा और तमाम तरह की बातें आती हैं, जैसे आप इक्वल वेक्टर आता है। अगर दो वेक्टर एक दूसरे से मैग्नीट्यूड में भी सेम है, डायरेक्शन में भी सेम है, इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। उसके बाद बेटा दूसरा आता है अपोजिट वेक्टर, फिर आता है कोलिनियर वेक्टर, एक ही लाइन पर जाने वाले वेक्टर। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के वेक्टर सबको देखने को मिलते हैं। अच्छा भैया, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जब थोड़ा और अंदर जाते हैं डिटेल्स में, जहाँ पे काम की बातें मिलना चालू होती है, जिससे क्वेश्चंस एग्जाम में क्रिएट होते हैं, नीट जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस जहाँ से बनते हैं वहाँ बात पहुँचती है। तो हमें मिलता है कि जो पोजीशन या कह सकते हैं, उससे पहले वेक्टर एडिशन की बात कर लेते हैं और वेक्टर सब्सट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। वेक्टर एडिशन की बात कर लेते हैं। वेक्टर एडिशन में भैया जैसे हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इनको जोड़ना है, जोड़ने के बाद एक रिजल्टेंट वेक्टर आर मिल गया। तो जोड़ने के दो तरीके हमारे सामने हैं। एक तो तरीका है पैरेललोग्राम। क्या है? एक है पैरेललोग्राम। ये वेक्टर ए है मान लीजिए, ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर बी को हम पैरेलल यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिए। इसको कहा जाता है पैरेलल शिफ्टिंग। क्या कहते हैं? पैरेलल शिफ्टिंग। इसको हमने यहाँ शिफ्ट कर लिया, ये भैया आपका हो गया पैरेलल शिफ्टिंग। इनका जो डायगोनल बनता है ये बन जाता है वेक्टर आर, ये बन जाता है वेक्टर आर। और ये जो एंगल बनता है ये होता है अल्फा। ए और बी के बीच में एंगल बेटा थीटा है और रिजल्टेंट का जो एंगल है वो है अल्फा। रिजल्टेंट का एंगल अल्फा। ये जो रिजल्टेंट आता है बेटा ये आता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
ये क्या मिलता है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा, जो एंगल मिलता है इसको हम लोग अगर निकालें तो tan अल्फा इज इक्वल टू बेटा मिल जाता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो हमें ये दो रिजल्ट याद रखने हैं। क्या करना है, इन दोनों रिजल्ट को याद रखना है बेटा। क्या होता है, अगर हम वेक्टर को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट मिल जाता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और एंगल रिजल्टेंट का एंगल कितना मिलता है, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अच्छा, एक तो ये तरीका है। दूसरा बेटा एक तरीका और है जिसको हम लोग ट्रायंगल ला करते हैं। अगर हमारे पास वेक्टर a मान लीजिए है, वेक्टर b हमारे पास एक वेक्टर a ये हो गया और वेक्टर b ये हो गया। ट्रायंगल ला में क्या करते हैं बेटा, वेक्टर a को जैसे है वैसे रख लेते हैं, उसके बाद वेक्टर b के टेल को वेक्टर a के हेड पे इसको उठाएंगे और ले आके ऐसे रख लेंगे। तो वेक्टर b के टेल को वेक्टर a के हेड पे रखेंगे और उसके बाद बेटा इनके टेल से फाइनल वाले के हेड को मिला देंगे। तो ये जो हमें मिलेगा ये मिल जाएगा रिजल्टेंट। क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट। तो ये बेटा इसको हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल ला। या तो इसको बोलने का एक और तरीका है, a और b को एक ही डायरेक्शन में रखते हुए जो रिजल्टेंट है उसको उसी आर्डर में अपोजिट डायरेक्शन में अगर लगा दें तो हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो रिजल्टेंट यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अच्छा, इनके रिजल्टेंट का भी यही फार्मूला बेटा, और इनके जो एंगल की बात करेंगे, रिजल्टेंट के एंगल की जो बात करेंगे, एंगल के लिए भी यही फार्मूला। फार्मूला आपका चेंज नहीं होगा, चाहे वो हम पैरेललोग्राम से सम करें चाहे ट्रायंगल ला से सम करें। अच्छा, इसके बाद बेटा आता है वेक्टर सब्सट्रैक्शन। वेक्टर सब्सट्रैक्शन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन की बात करें तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b, नॉर्मली तो अगर हम बात करें तो ये संभव ही नहीं है, ये संभव नहीं है बेटा। वेक्टर a माइनस वेक्टर b संभव नहीं है। ये होता क्या है, वास्तव में वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b, क्या होता है, वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b। हम लोग हमेशा वेक्टर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, सब्सट्रैक्शन में क्या करना होगा, अपोजिट करके ऐड कर देना। तो जैसे हमको a प्लस b ये निकाले हैं, अच्छा यही अगर a माइनस b निकालना होता तो क्या करते हैं, वेक्टर a जैसे था वैसे ले लेते और वेक्टर b के बेटा अपोजिट डायरेक्शन करके इनको ऐड कर देते। तो ये जो हमें मिला ये वेक्टर b नहीं मिला, ये वेक्टर माइनस b मिला है। और ये रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b, और ये मिलेगा हमको वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर। तो ये याद रखिएगा, कभी भी हम वेक्टर का घटाना सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, हम वेक्टर एडिशन ही करते हैं। सब्सट्रैक्शन वाले केस में क्या करते हैं, अपोजिट करके ऐड करते हैं। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम इस पे आगे बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहिए।